हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, भौतिकी सब्जेक्ट के साथ, जो विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। जी हां, जो हमारा चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने इसके सभी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट्स हमने देख रखे हैं। अब बारी है भैया उनको यूटिलाइज करने की, कि हमने जो इतना कुछ पढ़ा था उसको इस्तेमाल किस प्रकार से करें। अगर हमारे सामने कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आंसर किस तरीके से करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने सॉल्यूशंस को, मतलब जो हमारे एनसीईआरटी बुक के पीछे जो दी गई है अभ्यास प्रश्न, हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो भाई शुरू करते हैं हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। तो हमारे पास यहां पे जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, सब्जेक्टिव भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो सभी की चर्चा करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हमारा जो पहला प्रश्न है एक्सरसाइज का, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऐसा यहां पे लिखे हुए ऑप्शन में से है जिसको लेंस बनाने में यूज नहीं कर सकते, मतलब उसका लेंस नहीं बन सकता। तो भाई जल है क्या, प्लास्टिक है क्या, मिट्टी है क्या, कांच है क्या। तो मुझे पता चलता है भाई जल जो है ये कैसा है, ये एक पारदर्शी टाइप का माध्यम है ना। जल कैसा भाई, पारदर्शी टाइप का माध्यम है, तो ये एज अ लेंस यूज हो सकता है भाई। प्लास्टिक ये भी भाई जो फाइबर्स आते हैं उससे यूज होता ही है। कांच ये भी पारदर्शी। मिट्टी अकेला जो है ये कैसा है, ये अपारदर्शी है। ये अकेला जो है ये कैसा भाई, अपारदर्शी। अगर इनकी और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये सभी कैसे, पारदर्शी। पारदर्शी होने का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें प्रकाश जो है वो आर पार गमन कर सकता है। यहां पे प्रकाश जो है वो आर पार गमन कर सकता है भाई, तो ये पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश जो है वो आर पार गमन नहीं कर सकता, जैसे मिट्टी हुआ है ना, लकड़ी हो गई भाई, इसमें आर पार थोड़ी जाएगा। और पारदर्शी कैसा होता है भाई, ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं, जिसमें प्रकाश आर पार जा सके। कांच है, जल है, प्लास्टिक है, इन सभी में आर पार जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ग, मिट्टी जो है इसको यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। देखिए भाई क्या है कंडीशन, कि बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब हमारे पास जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है भाई, अवतल। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही बनता है कैसा भाई, जो बनता है हमेशा ही वो बनता है वास्तविक और उल्टा। हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, मतलब शुरू के 5 और जो आखिरी केस होती है, जो 6वीं केस होती है, उस केस में ऐसा बनता है। एक रेखा गई और ये जो सरल रेखा है ये सीधी यहां पे जाकर के जाएगी और फोकस से होती आई प्रतीत होगी। दूसरी जो रेखा होती है वो प्रकाशीय केंद्र से होती जाती है, तो ये प्रकाशीय केंद्र से जाएगी और इसी पे टकरा करके वापस आ जाती, जबकि ये यहां से गई और ऐसा होकर के बाहर निकल गई। अब जब इनको पीछे की तरफ बढ़ा करके मिलाएंगे तो काल्पनिक रूप से यहां पे ये इंटरसेक्ट करते हुए पाए जाते हैं। तो यहां पे मानता हूं मैं कि यहां पर जो ए बी ऑब्जेक्ट था इसकी एक इमेज बन जाती है ए डैश बी डैश, ऐसी हमको यहां से सिर्फ प्रतीत होती है, मतलब ये काल्पनिक है, मतलब ये कैसी है भाई, आभासी है और सीधा है। कौन सा केस है भाई, तो ये जो केस है ये है फोकस और ये है पोल, मतलब ये फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट तभी होगा। यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा जाना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट रखा जाना चाहिए फोकस तथा ध्रुव के बीच में। फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाना चाहिए, है ना, मतलब F एंड P के बीच में रखा होगा तो हमको मिलेगी उसकी आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो मतलब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर क, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, सॉरी
वक्रता केंद्र नहीं भाई, वक्रता केंद्र नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्पण के ध्रुव, पोल और मुख्य फोकस के बीच में, दर्पण के जो ध्रुव है, पोल है और उसके बीच में वक्रता केंद्र तो ये है सी, है ना, यहां पे। ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर मतलब अगर वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो इसके केस में कैसा बनता है भाई? तो इसके केस में बनता है हमारा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और कैसा बनता है भाई? तो छोटा बनता है। जब हम वक्रता केंद्र पर बात करते हैं तो यहां पर भी कैसी बनती है? वास्तविक बनती है, उल्टा बनेगा और बराबर। भैया हमने एक टेबल में बिल्कुल ऐसे फिंगर्स पे याद किए हुए हैं। वक्रता केंद्र के परे, अगर वक्रता केंद्र के परे है, वक्रता केंद्र के परे, एक सेकंड भाई, वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य फोकस वक्रता का, वो तो उल्टा और बड़ा होगा। और वक्रता केंद्र के परे मतलब वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के बीच में, यहां पे हो जाएगा हमारा क्या? वास्तविक, उल्टा एंड छोटा। ठीक है, इसके केस में हो जाएगा भाई। तो मतलब आंसर हमारा कौन सा सही होता है भाई? जो आंसर है हमारा, वो आंसर है हमारा घ। ठीक है, ये रहा इसके लिए डायग्राम। ठीक है, ये बन गई पीछे की तरफ। ठीक, तो ये हो जाता भाई घ हमारा आंसर। ये इसका किरण आरेख है। अब बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और भाई एक छोटा सा गुजारिश भी आपसे कि जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होता है ना, चूंकि आपको देखिए बनता सब कुछ है, क्योंकि आपने पूरा कर रखा हुआ है, तो आपको बन रहा है पूरा, तो आप जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होता है ना, नीचे आंसर्स मार्क करते चले जाइए। नीचे आंसर जल्दी से टाइप कर दीजिए, ताकि हमें भी तो पता चले आपको कितना बन रहा है, अपने को आगे और आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करानी है और आपके लिए क्या जरूरी चीजें हैं, ये सब कुछ पता चल जाएगा जैसे आपके आंसर्स आते जाएंगे वहां से। और आप भी तो क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे ना कि आपको कितना बना। तो चलिए भाई, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करने को तैयार हो जाइए। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? देखिए, जब कभी समान साइज का प्राप्त करना होता है ना, तो उसको रखना पड़ता है वक्रता केंद्र पर। कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। क्यों रखेंगे वक्रता केंद्र पर भाई? कि अगर लेंस है तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगी। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगी भाई। ये देखिए, ये वक्रता केंद्र पर है, इमेज वक्रता केंद्र पर ही बन गई। अगर ये अवतल दर्पण भी होता ना, तो उसमें भी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनती है। और कैसी बनती है? समान साइज की। ठीक है, और उत्तल लेंस है तो भी वही कंडीशन होगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी मतलब क्या? ये देखिए, यहां से यहां तक की ये जो दूरी होती है f, यहां से यहां तक की भी दूरी उतनी होती है, मतलब ये दोनों दूरियां बराबर, या यहां पे फोकस बना लो, ये दोनों दूरियां बराबर। मतलब ये जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या, देखिए दो क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ लिया गया, होने को एक है लेकिन हो दो गया। एक तो आपसे यह पता कर लिया गया कहां बन रहा भाई, और दूसरा आपसे फोकस और वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या के बारे में भी। मतलब वक्रता की त्रिज्या क्या होता है? 2 गुणे फोकस दूरी, यही होता है ना। वक्रता त्रिज्या 2 गुणे फोकस दूरी, मतलब r बराबर होता है ट्वाइस ऑफ f। तो देखिए, आपसे दो क्वेश्चंस पूछ लिया गया कितने स्मार्ट तरीके से। तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे, ये क्या हो गया? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे, यानी वक्रता त्रिज्या, यानी ये कहें मैं केंद्र, वक्रता केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ता हूं मैं। गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? देखिए भाई, दर्पण की जब हम बात करते हैं, यहां पे चिन्ह परिपाटी हमसे पूछा जाना है। अल्टीमेटली चिन्ह परिपाटी हमसे क्वेश्चन की गई है, जिससे हमको चिन्ह परिपाटी आता है या नहीं आता है इसको जज किया जा सके। तो देखिए ना, बड़ा सिंपल है। यहां पे मैं फ्रेम करता हूं जरा सभी को, चारों डायग्राम्स को। अगर मेरे पास अवतल दर्पण है, ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है भाई? फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी किसको कहते हैं? इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर दर्पण में परावर्तन के पश्चात और लेंस में
अपवर्तन के पश्चात काटे या फिर काटती हुई प्रतीत हो। देखिए यहां पे प्रतीत हो रही, यहां से तो ये लाइट बीम चली गई, काटती हुई प्रतीत हो रही। और काटे तो काटेगी कब भाई? अगर मैं लेंस में दूसरा उत्तल लेंस बना लेता हूं। ये देखिए वास्तव में काटेगी, काटे या काटती हुई प्रतीत हो तो उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो भाई यहां पे ये फोकस है, यहां पे ये फोकस है, यहां पे ये फोकस है, और एक बचा उसको भी फ्रेम कर लेता हूं मैं। अगर इसका उभार बाहर की तरफ है और पेंट अंदर की तरफ कर दिया जाए तो इसको कहते हैं हम क्या भाई? इसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण। ये हमारा हो जाता है भैया उत्तल दर्पण। अब बताइए ना, यहां पे जो लाइट बीम आती है वो यहां से टकरा के दूर चली जाएगी, तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना सिर्फ कि यहां से आ रही है। अब बताइए चिन्ह परिपाटी से, तो भैया मुझे पता है कि यहां पे ये दोनों होता है पोल, यहां पर भी होता है पोल, यहां पर होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। और प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई बाएं साइड में है तो वो नेगेटिव, दाएं साइड में है तो वो पॉजिटिव। वैसे ही पोल से अगर कोई बाएं साइड में है तो भैया नेगेटिव, और इस पोल से अगर कोई दाहिने साइड में है तो पॉजिटिव। हो गई, चारों डायग्राम भी आ गई हमारे पास। तो हमें यहां पे देखने को मिल जाता है कि भाई क्या होगा यहां पे सीन। तो यहां पे अगर नेगेटिव है तो देखिए ये क्या है भाई? यह उत्तल दर्पण है, यह हमारा उत्तल लेंस है, यह हमारा अवतल लेंस है, और यह हमारा अवतल दर्पण है। यह हमारा क्या है? अवतल दर्पण। तो भाई अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। नेगेटिव किसके लिए? तो अवतल दर्पण भी नेगेटिव और अवतल लेंस भी नेगेटिव। और पॉजिटिव, उत्तल दर्पण भी पॉजिटिव और उत्तल लेंस भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा भाई? -15 सेंटीमीटर। मुझे इसमें ये पूरे टर्म्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट किससे था? इस माइनस चिन्ह से। वो 15 सेंटीमीटर तो कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं पर भी बनाया जा सकता है। इंटरेस्ट किस में था? उस माइनस से। उस माइनस ने बताया कि भैया ये जो दोनों होंगे ये दोनों अवतल होंगे। ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई? अवतल हो जाएंगे। तो मतलब क्या होता है भाई कि ये दोनों जो होंगे वो अवतल होंगे, मतलब वो अवतल दर्पण भी हो सकता है और वो अवतल लेंस भी हो सकता है। चलिए भाई, तो आ गया हमारे पास आंसर। आंसर है इसका क जो है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः ये कौन सा दर्पण है? देखिए दर्पण से हमेशा ही प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होने की जो कंडीशन है, तो हम जरा बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में तो शुरू के 5 केसेस में जो होता है वो उल्टा ही होता है भाई, वास्तविक होता है। जब बात दर्पण में सीधा प्रतिबिंब की हो तो इसका मतलब ये है कि यह आभासी होगा। ये कैसा होगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है भाई? तो आभासी जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? वो आभासी होते हैं। कैसे? तो देखिए ये हो गया एक उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ से ऐसा उभरा हुआ हो, ये उत्तल दर्पण है भाई। बाहर ये चिकनी सतह है, ये पॉलिश्ड। हम इसी तरीके से तो पहचानते हैं, हमारे हाथ में एक जो हिस्सा होता है ये चिकना होता है, ये जनरली जो होता है वो रफ होता है। तो आप ये समझिए पॉलिश्ड एरिया है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो परावर्तक सतह है। अगर ये ऐसा है इनसाइड, मतलब ये गोला जो है इधर ही साइड पे है, जो चिकना वाला हिस्सा है वो अंदर के साइड पर है और पेंट किया हुआ बाहर के साइड पे, तो ये अवतल है, ये लाइट बीम को मर्ज कराएगा। और दूसरा जो है ये देखिए खुल गया, मतलब जो पॉलिश किया हुआ, जो पेंट किया हुआ है वो किधर है भाई? वो जो है वो अंदर की तरफ है, जो चिकनी सतह है वो बाहर की तरफ है। तो यहां से जो लाइट बीम आएगी वो फैलती चली जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो इस केस में क्या होता है, देखिए एक वस्तु है, कहीं पर भी रख दीजिए, मैंने यहां पर रख दी, तो इस वस्तु से 2 किरणें, एक किरण कहां से होकर के भाई? तो एक जो किरण है वो इसके प्रकाशिकीय केंद्र पे जाके मिलेगी, तो ये चली गई, ये डॉट 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 ये प्रकाशिकीय केंद्र पे, सॉरी हाँ कह लीजिए वक्रता केंद्र कहते हैं इसको, प्रकाशिकीय केंद्र ना कहते के इसको क्या कहते हैं भाई? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सी पे चली गई। अब ये लाइट बीम यहां तक गई है और टकरा करके वापस आ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे जाने की तो जगह है ही नहीं, तो मैंने डॉटेड करके बढ़ाया, तो ये वाली लाइट बीम जो है ये बाहर आ गई। अब दूसरी लाइट बीम क्या होगी भाई? तो दूसरी जो प्रकाश किरण होगी, है ना, वो दूसरी प्रकाश किरण इसके फोकस से होती हुई जाती प्रतीत होगी।
तो दूसरी प्रकाश किरण जो है ये इसके फोकस से चली गई, तो अब भाई ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, तो ये मान लेता हूं कि ये हो गया मेरा फोकस। अब इन दोनों के कटान से, ये इसके और इसके इंटरसेक्शन से जो मुझे प्राप्त होगा उसी को तो प्रतिबिंब कहते हैं। ये देखिए इसके इंटरसेक्शन से और ये जो लाइट बीम जाती है इसके इंटरसेक्शन से ये प्राप्त हुआ, तो ये प्रतिबिंब हो गई। अभी देखिए हमेशा ऊपर ही बनेगी, नीचे बनने का तो कोई चांस है ही नहीं। इसके केस में ये वस्तु अगर इतनी दूरी पर भी होगी तो इसके केस में भी यही चीज होगा भाई, है ना, ये यहां से होकर के जाएगी तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब हर केस में जो बनेगी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये जो दर्पण है वो हो सकता है क्या भाई, उत्तल दर्पण, ठीक है, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, वो हो सकती है क्या, समतल, जो समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं, उसमें क्या होता है भाई, अगर यहां पे कोई व्यक्ति है तो इसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो ऐसी ही बनती है इसमें, ठीक है ना, जो इसकी प्रतिबिंब बनेगी वो सीधी ही बनेगी भाई। ऐसा तो जो सर नीचे पैर ऊपर बनने लगता है, ऐसा नहीं बनता। तो मतलब या तो वो समतल हो जाएगी या फिर वो उत्तल हो जाएगी। तो होता है ये फिफ्थ का भी आंसर भाई घ। अगला सिक्स्थ है, आंसर जरूर टाइप करते चलिए भाई। सिक्स्थ है, किसी शब्द को मतलब किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो भाई जो हम यूज करेंगे वो हमने कर लिया 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है भाई, तो उत्तल लेंस में जब हम छठवीं केस देखते हैं, छठवां केस क्या होता है उत्तल लेंस का, तो छठवां केस यह है भाई, जब हम वस्तु को फोकस और प्रकाशिकी केंद्र के बीच में रखते तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो देखिए, एक तो लाइट बीम ये चली गई, दूसरी इस यहां से एक पैरेलल जाती है और वो फोकस से होती हुई जाती प्रतीत होती है, तो ये लाइट बीम गई और ये फोकस से चली गई। अब ये आगे तो जुड़ेंगे नहीं, तो इनको क्या करें, पीछे की तरफ बढ़ाया, तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, मतलब यहां पे प्रतिबिंब बन जाएगी। यानी ये जो यहां पे अगर आपको क लिखा होगा तो यहां पे आपको ऐसा एक बड़ा क लिखा हुआ दिखेगा। कब, जब मैं लूं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल, मतलब ये जो फोकस दूरी है यहां से यहां तक की, ये कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर, या यूं कह लो इसका मुख्य फोकस ये कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के नीचे पास में मैं अखबार पढ़ते समय क्या करूंगा, ऐसा पास में ले जाते, कौन सा भाई, ऐसा देखा होगा आपने, इस तरीके का एक लेंस यूज होता है, ऐसा एक आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी ऐसे लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, है ना, ऐसा एक लेंस होता है भाई, उसको पास ले जाते हैं तो क्या होता है, उसको पास ले जाने से वहां पे जो इमेज है वो बड़ी बनने लगती है, उसी साइड पे बनती है और सीधी बनती है, ठीक है, बड़ी इमेज बन गई, ये क बड़ा बन गया, उसी साइड पे बना, और कैसा बना भाई, सीधा बना। तो मतलब मुझे शब्दकोश यानी डिक्शनरी की बात करें, उसमें जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं उनको पढ़ने में ये आसानी प्रोड्यूस करती है, आसानी से हम उनको पढ़ सकते हैं। अब बढ़ता हूं मैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से फोकस दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की आकृति मतलब प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो ये देखिए भाई, ये तो हमने अभी ड्रॉ भी किया था, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या किया हमने, इसके अंदर हमने रख दिया ये ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है भाई, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इसका आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, आभासी और सीधा। ये यहां से दो किरणें, यहां से दो किरणें, एक किरण कैसा भाई, ये गई और ये चली गई, और दूसरी किरण कहां से जाती है भाई, तो वो जाती है प्रकाशिकीय वक्रता केंद्र से, ये गई, ये गई और इसी पे लौट आएगी टकरा के। तो क्या करे भैया, आगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, तो इनको क्या करे, डॉट 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 करके पीछे, इसको भी पीछे की तरफ डॉट 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 करके, तो इसके जो इंटरसेक्शन पे मिला, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो मुझे मिला, यही हो गई इसकी प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश यहां पे मिल गया प्रतिबिंब। तो मतलब यदि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए बिंब की दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, इसकी जो दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, कम। मतलब ये जो दिख रहा है ये बी पॉइंट, ये जो दूरी है ये इसे देखिए कम है ना,
15 सेंटीमीटर से क्या है, कम। ये क्या है, इसको कहते हैं हम वस्तु की दूरी u, इसको कहते हैं हम फोकस दूरी, और इसको कहते हैं हम क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो u जो है वो ऑलवेज छोटा होना चाहिए किससे, f से। मतलब ऐसा कह लूं कि जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा ही, वस्तु की जो दूरी है ये हमेशा ही छोटा होना चाहिए किससे, फोकस दूरी से। जो फोकस दूरी है इससे हमेशा ही क्या होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी तथा प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, ये हमको याद है भाई। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। भाई इन स्थितियों में कौन कौन से दर्पण यूज किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो है भाई, किसी कार का अग्रदीप, मतलब जो हेडलाइट जो होता है ना, कार में जो हेडलाइट होती है उसमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल करें। तो कार में जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है ना, वो अवतल दर्पण किया जाता है। अब कहेंगे कैसे भाई, तो देखिए आपने देखा ऐसा होता है हेडलाइट, यहां पे क्या जल रही होती है भाई, बल्ब। अब कुछ इस तरीके से, तो ये कौन सा दर्पण होगा, देखिए अंदर की सतह चमकीली बना दी, तो यहां से कोई प्रकाश किरण निकलेगी तो ऐसा जाके टकराएगी और ये पैरेलल हो जाएगी। यहां से कोई प्रकाश किरण निकलेगी, ये टकरा करके पैरेलल, यहां से कोई भी प्रकाश किरण निकलेगी, ये टकरा के पैरेलल, यहां से कोई भी प्रकाश किरण निकलेगी, ये पैरेलल, यहां से भी अगर टकरा के निकल रही है पैरेलल हो जाएगी, ये टकरा के निकलेगी, ये पैरेलल हो जाएगी। मतलब क्या समझ में आ रहा है कुल मिलाकर के, कि यहां से जो भी प्रकाश किरण निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी, और यहां पे जो किरणें चल करके ये देखिए अब आएगी, ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम, स्ट्रॉन्ग एक पैरेलल बीम बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम का मतलब क्या, आपको फोकसित करवाना होता है ना एक जगह। जब आप हेडलाइट से देखते हैं तो आपको फोकस करना होता है, एक ही डायरेक्शनल चाहिए भाई, एक ही डायरेक्शन में जाती हुई प्रकाश किरणें चाहिए होती है, इसलिए। तो देखिए कार के जो अग्रदीप जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लाइट को दर्पण के केंद्र में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, ये देखिए ये लाइट है, ये केंद्र में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इससे निकलने वाला प्रकाश दर्पण से टकराने के पश्चात समांतर हो जाए, मतलब इसके बाद एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त हो, जो कार के सामने आने वाले मार्ग को प्रकाशित कर देता है, देखने में सहायक है। कुल मिलाकर के सीधा सिंपल सा बात, इससे निकले तो टकरा करके पैरेलल हो जाए। अगर ये नहीं होता तो क्या होता है भाई, आप एक ऐसे, जैसे नॉर्मली घरों में जो ऐसा वाला एक बल्ब जल रहा होता है ना, ये वाला एक बल्ब जल रहा है भाई, ठीक है, ये बल्ब जल रहा, अब ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये चारों तरफ फैल जाता है इसकी प्रकाश। लेकिन जब हमने पीछे की तरफ से क्या लगा देते हैं, एक ऐसा कुछ लगा दो, है ना, रिफ्लेक्टर, जो परावर्तन का काम करता रहे, तो वो डायरेक्शनल हो जाती है लाइट बीम, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगती है। अगला जो है भाई, किसी वाहन का पार्श्व, मतलब पश्चिम जो दृश्य होता है, मतलब क्या कहते हैं भाई, साइड मिरर, ठीक है ना, जो किसी गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें। और तीसरा है सौर भट्टी में। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम क्या भाई, किसी गाड़ी में जो उसका पश्चिम दृश्य होता है, पश्चिम दृश्य का मतलब क्या भाई, जो साइड मिरर में यूज होता है वो। तो गाड़ियों के साइड मिरर में क्या यूज करते हैं भाई, उत्तल दर्पण। कारण क्या होता है, क्योंकि ये ऐसा उभरा हुआ होता है। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है ये कैसा है भाई, ये उभरा हुआ है बाहर का सेक्शन। तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि ये ज्यादा दूर से आने वाली जो लाइट बीम होती है, ये ज्यादा दूर से लाइट बीम आती है, उसका भी प्रतिबिंब बना देगा। मतलब इसका जो रेंज होता है वो देखने का वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। नो डाउट ये छोटी इमेजेस बनाता है, इस सब जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं, छोटे, लेकिन रेंज तो ज्यादा बड़ा है ना, ज्यादा दूर तक का ड्राइवर को दिख सकता है ना, जो गाड़ी चला रहा है, जो व्हीकल चला रहा है, उसको साइड मिरर में दूर तक के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो देख पाता है। तो मतलब क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण होता है जो वाहन के पीछे आ रहे वाहनों को देखने में प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने के दो कारण है, एक तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना, अभी जस्ट डिस्कस किया कि उत्तल दर्पण से जितने भी प्राप्त होंगे प्रतिबिंब वो सब सीधी होंगी। साथ ही यह बहुत बड़े क्षेत्रफल को भी दृश्य करता है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर सकता है, दिखा सकता है भाई, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम अगला सौर भट्टी में। तो सौर भट्टी में क्या होता है भाई, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का क्या काम होता है भाई, जो पैरेलल आ रही है लाइट बीम, जो दूर से आ रही है लाइट बीम,
उनको फोकसित करता है, एक जगह एकत्रित करता है। मतलब ऐसा एक रिफ्लेक्टर लगा दे सौर भट्टी में, तो ये 3 से 4 घंटे में 200 से 300, है ना, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के काम आता है भाई। ये जैसे आ रही है पैरेलल लाइट बीम सूरज की, आके यहाँ पे मिल गई, ये आ रही है लाइट बीम मिल गई यहाँ पे, और किरणें जो आएंगी ये मिल गई, जितने भी किरणें आती जाएंगी ये सब आकर के यहीं पे मिलती चली जाएंगी। तो इसको केंद्रित कर दिया सोलर भट्टी के अंदर, तो क्या होगा भाई, 200 से 300 डिग्री तक टेम्परेचर राइज कर लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसको एडजस्ट करके। हाँ, टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता, बट हाँ अवतल दर्पण अगर इस्तेमाल करते तो हो जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सूर्य की किरणों को किसी एक स्थान पर फोकस या संकेंद्रित कर उसका ताप बढ़ा देता है, टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करता है भाई, इसलिए यूज करते हैं इसका। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक कंडीशन दी गई है, एक जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पे कि एक लेंस दिया हुआ है और इस लेंस को 2 तरीके से ढका जा रहा है, ठीक है। एक इस लेंस को ढका गया है कैसा भाई, तो एक लेंस है जिसका ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा क्या कर दिया भाई, आधा हिस्सा पेंट कर दिया, ठीक है, और आधा को छोड़ दिया, तो क्या इससे कोई प्रतिबिंब बनेगी। और दूसरा ये है कि भाई इसका ऊपर का आधा हिस्सा पेंट कर दिया गया और नीचे का आधा हिस्सा छोड़ दिया गया, तो क्या इससे प्रतिबिंब बनेगी। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन को। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो भाई देखिए, 2 कंडीशन हो सकता है भाई, है ना। जब कभी भी हमको बोला गया कि आधा भाग ढक दीजिए तो 2 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन क्या होगा भाई, तो मैंने क्या करी, खड़े पर आधा ढक दिया, और दूसरा कैसा भाई, ऐसा ऊपर का आधा सेक्शन ढक दिया, आधा नीचे का सेक्शन छोड़ दिया। तो जब मैं ऐसे ढक दूंगा ना, तो इस केस में क्या हो रहा है भाई, तो इस केस में जो भी किरण आएगी वो आने के बाद देखिए, ये किरण आई रह गई यहीं पे, ये आएगी रह जाएगी यहीं पे, ये आई रह गई, आगे कुछ जा पाएगा क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं। यहां पे अगर एक किरण ऐसी आती है तो ये भैया यहां जाकर के रह जाएगी, यहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे साइड में कोई किरण आती है तो ये मिलेगा, अगर ऐसी भी कोई किरण आपतित होती है तो ये मिलेगा। तो मतलब क्या होता है भाई कि अगर उत्तल लेंस के आधे भाग को 2 तरह से ढका जा सकता है जो निम्नलिखित है। जब आधे बाएं भाग को ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवाहित नहीं हो सकती है, अतः लेंस कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा, यहां पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा भाई। जबकि दूसरा देखिए, जब आधे ऊपरी भाग को, मतलब आधा ऊपरी भाग या निचला, या तो आधा ऊपर या फिर आधा नीचे ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें बिना ढके हुए भाग से प्रवाहित हो जाती है और बिंब का एक पूरा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है, पूरा प्रतिबिंब बनता है भाई। इस प्रकार से बने प्रतिबिंब की तीव्रता आधी होती है, बस तीव्रता आधी हो जाएगी, जो इंटेंसिटी होगी ना उस इमेज के बनने की, वो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, उसकी तीव्रता हाफ हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में केवल आधे लेंस द्वारा ही प्रकाश प्रवाहित किया जा रहा है, इसलिए जो उसकी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, आधी हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये दोनों ही कंडीशन आई होप आपको समझ में आई है कि जब ऐसे ढकेंगे तो कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ नहीं बनेगा। जब ऐसे ढक दिया ऊपर का तो ऊपर से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन नीचे से तो जा रहा है, नीचे से जा रहा है तो आधा प्रतिबिंब बन जाएगा भाई। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहां से हमारा शुरू होता है भैया न्यूमेरिकल्स, है ना। हमारे सामने एमसीक्यूज भी आए, हमारे सामने थ्योरेटिकल आंसर्स भी आए, अब हमारे सामने आ चुका है भैया न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखते से हमको समझ में आने लगता है भैया अरे यार ये क्या आ गया, मैथ्स, ये तो भाई अपने काम की चीज नहीं है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि यही तो सबसे आसान होता है, यही तो हमको मैक्सिमम मार्क्स दिलाता है। आप कहेंगे मैक्सिमम मार्क्स कैसे भाई, तो मैक्सिमम मार्क्स ऐसे दिलाता है कि ये बिल्कुल सही बनेगा ना, बहुत जल्दी बनेगा, सही बनेगा, टाइम कम लगेगा, तो ये बहुत आसान होता है भाई। बस क्या होता है, हम पेन चलाने से डरते हैं, हम पेन नहीं चलाते, बस इसलिए दिक्कत होती है। अगर आप पेन चलाना सिर्फ शुरू कर देना, सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं ना, जो गिवन डेटा है ना वो लिख दीजिए। गिवन डेटा लिखते के साथ में ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। गिना चुना सा तो देखो यार फॉर्मूला है इसके अंदर, तो गिना चुना सा अगर फॉर्मूला है तो भाई गिने चुने से फॉर्मूले हैं उसको अप्लाई कर लिए जाए। क्या क्या होता है, एक लेंस फॉर्मूला, एक मिरर फॉर्मूला, है ना। इसके बाद क्या हो जाता है भाई, तो एक हो जाता है आवर्धन के लिए, ठीक है, 3 फॉर्मूलेस, इतने में ही लगभग हमारा सब काम हो जाता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। तो 3 फॉर्मूले ये तो लिखते हैं ना। चलिए, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब,
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, मतलब कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस, अभिसारी लेंस कौन सी लेंस होती है भाई? ये हमारी होती है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की बात हो रही है। क्या बात हो रही है भाई? कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। देखिए लंबा बिंब मतलब क्या भाई? ऑब्जेक्ट की हाइट से बात हो रही है। मतलब जो हमें दिया गया HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो है 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब फोकस दूरी कितना हो गया भाई? F हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें चिन्ह परिपाटी भी यूज होती है, तो चिन्ह परिपाटी के लिए हम अभी थोड़ा सा देखते हैं कहां होगी, अभी नहीं करेंगे भाई, है ना। पहले जो दिया है क्वेश्चन में वो लिखते हैं, फिर लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, मतलब कोई बिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर। बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी। ओके। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एग्जैक्टली स्थिति जब ज्ञात करनी होगी तो मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई? मुझे निकालना पड़ेगा यहां पे v ही जो है ना, यही प्रतिबिंब की स्थिति बताता है। तो जब उत्तल लेंस की बात हो रही है ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई, लेंस है ना। तो उत्तल लेंस में क्या होता है भाई? तो उत्तल लेंस में होता है ये कि जो फोकस होता है वो होता है राइट हैंड साइड पे, वस्तु कहां रखी जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो चलिए एक बार रख देता हूं मैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी 25 पे ही है, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी ये 10 हो गया फोकस, तो ये 20 हो गया सेंटर, तो 25 सेंटीमीटर यहां कहीं आएगा। कैसे बनाया? ये देखिए, ये जो यहां से यहां तक दूरी है ये हो गई 25 सेंटीमीटर। क्यों कह दिया मैंने 25 सेंटीमीटर? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये फोकस दूरी है तो यहां से यहां तक ये जो दूरी है ये कितनी होगी? ये 10 सेंटीमीटर। चूंकि मुख्य फोकस दूरी लेफ्ट हैंड साइड में ना लिख करके कहां लिखते हैं? राइट साइड में। तो ये हो गया मेरा मुख्य फोकस कितना? 10 सेंटीमीटर। ये और ये दोनों दूरी बराबर होती है। अगर मैं कहता हूं ये 10 है तो ये भी 10 है, दोनों 20 हो गया ना, यानी यहां तक की दूरी कितनी है? 20 है, तो ये हो जाएगी हमारी 25। तो यानी ऑब्जेक्ट कहां रखी है भाई? तो ऑब्जेक्ट हमारी रखी हुई है इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में। ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगी? तो देखिए हमको डायग्राम से तो एक तो आता है क्या, इन्फिनिटी पे होती है तो फोकस पे, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे। अगर इन्फिनिटी से एक कदम आगे है तो फोकस से एक कदम आगे बन जाएगी, तो फोकस से एक कदम आगे चलते हैं भाई, ये एक लाइन तो ये चली जाती है, कौन सा भाई? ऑप्टिकल सेंटर से बिना मुड़े एक लाइट बीम ये जाएगी और ये फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी, तो यहां कहीं पे C हो जाएगा। ये F2 कह लीजिए, 1 1 C2 F2, ये बन गई प्रतिबिंब। ये बन गई यहां से यहां तक की जो दूरी मिलेगी, ये हो जाएगा मेरा V, ये हो जाएगा मेरा AB ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे मिल जाएगा यहां पे A', B' प्रतिबिंब। अब देखिए किरण आरेख से बन गया। मुझे अगर आंसर कोई कहेगा तो मैं आंसर भी बता सकता हूं कि भाई ये जो बन रहा है ना, ये 10 से 20 के बीच में आएगा। C2 और F2 के बीच में है ना, तो 10 से 20 के बीच में। तो चलिए ना एक बार कर लेते हैं फिर लिखते हैं। तो भाई क्या होता है भाई? F, U और V निकालना है। तो यहां पर मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि वस्तु कहां रखी है भाई? तो इस ऑप्टिकल सेंटर से बाएं तरफ वस्तु कहां रखी गई है? ऑप्टिकल सेंटर से बाएं तरफ। ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट में रखी जाती है, नेगेटिव ही होगी। और इसके केस में फोकस किधर है? दाहिने तरफ, तो ये प्लस का 10। हमने आपको सिखाया है कि भाई हम ये घर से याद रख के नहीं जाएंगे कि उत्तल में फोकस पॉजिटिव होता है, यू नेगेटिव होता है, ये सब कुछ नहीं। हमारे सामने जब केस आएगा तब समझ लेंगे। मुझे क्या पता? मुझे ये पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से बाएं सब कुछ नेगेटिव, दाहिने सब कुछ पॉजिटिव, ऊपर सब कुछ, मतलब ये जो HO है ये पॉजिटिव, और ये जो इमेज बनी है ना HI, ये HI कैसी बनी होगी? ये नेगेटिव। आइए करते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। भाई जब लेंस की बारी होती है तो u नेगेटिव का आता है, माइनस ऑफ u आता है फॉर्मूले में, ये लेंस सूत्र से। तो f यहां पे पॉजिटिव है भैया और u जो है अब नेगेटिव है। अब ये रख करके आंसर नहीं बनेगा क्या? मैंने क्या कहता, गिवन लिखिए आंसर बन जाएगा। बहुत आसान होता है। तो 1/f, 1/v मुझे चाहिए, तो एक काम करता हूं 1/f, इसको इधर ले आइए, तो प्लस 1/u, 1/u इज इक्वल्स टू 1/v, या यूं कह लूं तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। यूं कहूं तो 1/f मतलब 1/10 प्लस 1/25, कैसा? माइनस का, मतलब ये पूरी टर्म जो हो गई वो हो गई 1/10 माइनस 1/25।
ये हो गया 1/v। अब निकाल लेते हैं भाई, तो 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 25 है, तो एक काम करता हूं 50 ले लेता हूं मैं, तो 10 पंजे 50 यानी 5 माइनस 25 दूनी 50, तो मतलब 1/v कितना आ गया भाई, तो 3/50, मतलब जो v का मान आ गया वो आ गया भैया 50/3। अब इसको आप चाहें तो कैंसिल कीजिए, तो कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, अगर 50 को काटें तो 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3, 2 20 यानी 6 3 18, ठीक है, फिर क्या बचेगा 2 20 मतलब 16.66, यानी जो v आया वो आ गया 16.66 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर भाई, क्योंकि ये जो गिवन था ये सेंटीमीटर में था, यानी यहां पे v मेरे को मिल गया क्या, तो ये v मुझे मिल गया 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब देखिए 16.66 सेंटीमीटर कहां होगा, ये 10 है, ठीक है, और ये जो C2 तक की दूरी है ये कितनी है भाई, ये है 20, तो ये जो प्रतिबिंब वाली दूरी होगी ये कितनी हो गई, ये हो गई 16.66। ये देखिए समझ में आया कि ये कहां बना है, ये प्रतिबिंब कहां बना है, ये बना है वक्रता केंद्र, मतलब C2 और जो हमारा F2 है फोकस के बीच में बनना चाहिए ना। डायग्राम से हमें पहले ही पता चल गया था, मैंने जब आपको अपने कंसेप्ट वीडियोस में जब हमने डिस्कस किया था, हमने वन शॉट रिवीजन वीडियोस में डिस्कस किया था कि भाई ये जो टेबल है ना, जो 6 फॉर्म इसकी, वो टेबल फिंगर टिप्स में मैंने जो आपसे याद करवाई हुई है कि भाई ये हमारा अनंत होता है, ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा फोकस होता है और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। तो यहां पर होगी अनंत पे, तो कहां बनेगी इमेज, वो बन जाएगी फोकस पे। तो ये इसीलिए कराया था कि ये आसान हो जाए। ये जो हमने यहां पे दिखा वो यहां पे आया, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया कि हमने जो किया है वो सब आंसर सही किया है। तो भाई किरण आरेख खींच दिया, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर ली, साइज और प्रकृति। तो प्रकृति तो देखिए भाई, जो प्रकृति है यहां से एक तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूं कि ये जो प्रतिबिंब यहां पे जो बना है भाई, ये जो प्रतिबिंब बनी है ये वास्तव में लाइट बीम गई है, ये देखिए वास्तव में ये लाइट बीम गई है। तो वास्तव में लाइट बीम गई है तो कैसी बनी होगी, वास्तविक। दूसरा मुझे आवर्धन से ज्ञात हो जाएगा, तो मैं आवर्धन निकाल लेता हूं। आवर्धन, आवर्धन भाई, आवर्धन के लिए मैंने आपको याद कराया हुआ है क्या भाई, मियो, MIO, M इक्वल्स टू I/O। तो भाई आवर्धन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो इससे मुझे ये याद आता है, I मतलब इमेज, इमेज मतलब क्या भाई, तो इमेज मतलब HI, ऑब्जेक्ट मतलब कितना भाई, तो ऑब्जेक्ट मतलब हो जाता है HO बराबर HI मतलब क्या, अब यहां पे इमेज की जो दूरी है मतलब V और ऑब्जेक्ट की दूरी है जो U। अब देखिए क्या ये वैल्यूज हैं हमारे पास, तो मुझे भाई हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए जरा देखिए जरा क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो मुझे HO गिवन है 5 सेंटीमीटर, और किधर, ऊपर की तरफ, ये देखिए HO ऊपर है, पॉजिटिव है, तो मतलब HI/5 बराबर V का मान निकाल करके ले आए अपन 16.66 अपॉन U का मान मुझे पहले से ही ज्ञात है कितना भाई, 25, तो U का मान हमारा हो जाएगा क्या, -25। अब फाइनली ये क्या हो जाएगा, तो इसको अगर आप हल करते हैं तो HI इज इक्वल्स टू, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा भाई, कितना 16.66 इंटू 5 अपॉन -25, 5 से कटाइए -25, और इसको अगर 5 से कटाते हैं, ठीक है, 5 से अगर इसको कटाते हैं तो 5 से कटाने के बाद मुझे पता चलता है यहां पे, ये भाई ये 25 था, इसको कटाया 5 आया, 5 से इसको कटाइए तो 5 3 15, 3 5 3 15, 1 बचा 16 मतलब 3, ये चलता जाएगा भाई 3.33, मतलब मुझे मिल गया यहां पे जो मिला HI की जो वैल्यू मिली वो मिली मुझे 3.33। तो 3.33 अगर मुझे हाइट ऑफ इमेज मिल रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 5 है, मैं यहीं पे लिखता हूं हाइट ऑफ इमेज जो मिली वो कितना मिली 3.33, तो 3.33 इससे क्या है, छोटा। तो यहां मुझे क्या समझ में आता है भाई, ये जो प्रतिबिंब बनेगी ये कैसी बनेगी, छोटी प्रतिबिंब बनेगी। ये प्रतिबिंब देखिए ये हाइट जो है कैसी है, छोटी है, ठीक है। और एक चीज समझ में आता है यहां से कि ये जो वैल्यू है ये कैसी आई है, नेगेटिव है ना, वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू बताती है कि ये जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वास्तविक है। कौन बता रहा भाई, नेगेटिव।
जो नेगेटिव साइन है उससे हमको पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक प्रतिबिंब है भाई। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो भाई यहां पे क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है ना, लेंस कौन सा है भाई हमारा, ये अवतल लेंस है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूर पर स्थित है, किरण आरेख खींचे। तो भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं समझ में आता। मैंने बोला ना पेन चलाएंगे ना तो बनेगा, पेन चलाते हैं देखिए बनना शुरू हो जाएगा। क्या कह रहे भाई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो चलिए भाई सबसे पहले F इज इक्वल टू लिखा 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये अवतल लेंस क्या होता है भाई, तो अवतल लेंस इधर में मैं ड्रॉ कर देता हूं जिससे ये तो पता चल जाए एटलीस्ट कि जो मुझे चिन्ह परिपाटी लगानी होगी वो कैसे लगेगी। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है, मुझे पता है कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो किधर होती है भाई, ये इमेजिनरली बनता है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। अब आगे बात करते हैं। अवतल लेंस से किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है। मतलब किसी बिंब का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है ना, जो V है, प्रतिबिंब है, वो कहां बनता है भाई, वो 10 सेंटीमीटर पे बनता है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। यहां कहीं पे एक ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूं, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक और इमेज चलेगी और एक और लाइन चलेगी, एक किरण चलेगी, और ये किरण आगे की तरफ निकल जाती, ये रुकती तो है नहीं। तो ये देखिए एक किरण ये गई तो ये बाहर चली गई, एक किरण जो गई ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधी निकल गई। तो इन दोनों के जो कटान बिंदु पे यहां पे जो मिलता है इसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब इसकी जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी हो गई इसकी कितनी भाई, तो इसकी फोकस दूरी हो गई 15। अब देखिए इमेज 15 के अंदर ही बनी है, तो ये हो गई 10। ये इमेज बनी है, इमेज जो है वो हमेशा जो छोटी बनेगी, मतलब किससे, इमेज की जो डिस्टेंस होगी, मतलब ये जो V होगा ये हमेशा छोटा होगा, किससे, F से। और एक और मजेदार बात, ये दोनों ही डिस्टेंस V की भी बात करें और F की भी बात करें, ये दोनों ही डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी आएगा वो सब नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड पे आता है तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होगा। मतलब क्या हो गया भाई, F भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव। तो अवतल लेंस देने से ये इतना फायदा हुआ। दूरी बनता है बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो भैया चलो U निकालना है, खत्म, और कुछ नहीं। किरण आरेख तो खींच दिया मैंने, देखिएगा मैच भी कर जाएगा। चलिए मैं U निकालता हूं ना, फिर अपन बात करते हैं। तो मुझे पता है लेंस के सूत्र से, भाई सूत्र ही देखिए एक ही तो सूत्र है यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, यहां बहुत ज्यादा अपने को लफड़ा पालना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहां पे क्या सूत्र है भाई अपने पास, तो यहां पर सूत्र है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आइए चलिए रख दे, तो मुझे चाहिए u, तो u को इधर ले आता है, f को उधर ले जाऊं। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले चलते हैं, तो करके देख लेते हैं। 1/u इधर आ गया तो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। क्या हो जाएगा भाई, तो 1/v मतलब 1/-10 माइनस ऑफ 1/-15। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे, तो मुझे मिल जाएगा 10 और 15, इनका अगर एलसीएम लेता हूं तो मैं 30 ले लेता हूं, तो ये -3 और ये माइनस और माइनस प्लस, 15 दूनी 30। तो मतलब ये कितना मिल गया भाई, -1/30। ये मिल गया मुझे 1/u। अगली लाइन में मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/-30, मतलब u इक्वल्स टू -30। अगर सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में ही चलेगा, ये भी हो गया सेंटीमीटर। अब देखिए भाई 15 पे ये था, ये कहां बन गया, ये बन गया 30 पे, ये कहां बन गया 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, दूर है ना, देखिए ये फोकस से और पीछे रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये तो दूर ही रखा हुआ है, मतलब वो किरण आरेख सही बना था, बनने भी चाहिए। हमारे जो हमने जो टेबल याद की हुई है, जो हमने टेबल समझा, उस टेबल के अकॉर्डिंगली यही चल रहा भाई, है ना, तो ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। आसान होगा भाई, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन होना नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। फिर से वही बात कहूंगा, क्या डायग्राम वो जो डेटा है वो लिखिए।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो मतलब फोकस दूरी यानी F इज इक्वल्स टू हो गया भैया 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब U जो है वो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, ये उत्तल दर्पण है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, है ना। उत्तल सॉरी उत्तल दर्पण है तो ये उत्तल दर्पण है ना। तो भाई ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही जाएगा और ये नेगेटिव ही जाएगा। कैसे, क्यों, तो देखिए ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है भाई, तो उत्तल दर्पण में हमें पता है कि यहां पे आभासी बनता है। ये थोड़ा अच्छा सा बना देते, ये पेंट कर दिया अंदर के साइड, ये सामने कहीं पे रखा होगा ऑब्जेक्ट जिससे एक किरण गई और ये बाहर निकल गई और हमें प्रतीत हो रही है कि ये यहां से आ रही है, तो ये इसका फोकस हो गया। तो ये देखिए U कैसा हो गया भाई, ये U हो गया हमारा नेगेटिव, ये यहां से यहां तक F कैसा हो गया, तो F हो गया पॉजिटिव। अब अगली बात करते हैं भाई, तो अगली क्या बात होनी है इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो स्थिति ज्ञात करना मतलब V। देखिए एक तो चीज मुझे पता है, ये कहां बनेगा, तो एक किरण और जाएगी, ये ठीक है, एक सेकेंड, ये एक किरण जाएगी और ये यहीं से जाकर के लौट आएगी, लेकिन मुझे प्रतीत होगी यहां केंद्र से आती हुई, यानी प्रतिबिंब जो बना वो यहां बनेगा, ये बना है प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी P, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। और कैसी बनी है भाई, तो देखिए सीधी प्रतिबिंब बनी। अगर सीधा बना है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक है, आभासी है। जो प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक है, आभासी है। और कैसा है भाई, तो छोटा है। ये इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं बिना हल किए दे सकता हूं, ठीक है। कैसे दे दिया भाई, क्योंकि ये किरण आरेख मुझे समझ में आता है, ठीक है। और भाई अभी भी आपको अगर किरण आरेख नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अगर आपको ये जो टेबल मैं कह रहा हूं वो टेबल नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार जो कंसेप्ट वीडियोस है जहां पे हमने इमेज फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन देखा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन एक बार बहुत ही आराम से करके आइए। बहुत शानदार सी वहां पे एक ट्रिक है जहां पे 1 2 3 4 5 करके ऑब्जेक्ट की स्थिति लिखते हैं और 5 4 3 2 1 करके हम इमेज की स्थिति लिखते हैं। 2 मिनट, मुश्किल से 2.5 मिनट के अंदर ये दोनों ही याद हो जाते हैं। बहुत आसान है। मैं ये इतने बड़े डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से हल कर सकता हूं और मैं बार बार क्रॉस वेरीफाई करके भी आपको शो कर रहा हूं। आइए फिर से करते हैं। V मुझे ज्ञात करना है, तो V कैसे ज्ञात होगा भाई, तो V निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है भाई, दर्पण है चूंकि, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। भाई लेंस में u वाला जो टर्म आता था वो -1/u आता था, लेकिन जब दर्पण की बात करेंगे तो +1/u आता है। तो हो गया ना बात खत्म। क्या 1/v चाहिए मुझे, तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/f माइनस 1/u। इस u को इधर ले आएंगे तो यही होगा ना फॉर्मूला। ठीक, चलिए निकालता हूं मैं। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, f मतलब 15 माइनस 1/u माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 10। अब क्या करें भाई, एलसीएम, तो 15 दूनी 30 ले लेता हूं। 30 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस 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 ऑफ माइनस, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब ये 10 दिया कितना, 30, तो ये कितना हो गया भाई, 1/v इज इक्वल्स टू 5/30। इसको आप कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 6 पंजे 30, मतलब 1/v इज इक्वल्स टू 1/6, अर्थात v इक्वल्स टू कितना, 6 सेंटीमीटर। अब बोलिए भाई, अब हम जरा चर्चा करते हैं, है ना। 15 सेंटीमीटर पे ये प्रतिबिंब, ये 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ये दूरी कितना है भाई, 15। तो आपको बहुत ही ध्यान से दिख रहा होगा कि 6 तो इसके अंदर ही आएगा ना, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ठीक है। 15 अगर कुल है फोकस तक, तो उसके अंदर ही आ गया ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच में आ गया ना भाई, क्योंकि फोकस 15 पे है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है, इमेज जो है 6 पे बन रही है, मतलब पहले ही बन गई। ये क्रॉस वेरीफाई भी होगी। फिर आपसे कहूं तो ये कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने का मतलब क्या है, ये कहां बनी है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे बनी है भाई, है ना। हमेशा ही दर्पण के पीछे बनती है और ध्रुव फोकस के बीच में बनती है, तो दर्पण के पीछे बन गई। अच्छा, तो स्थिति ज्ञात कर ली हमने। प्रकृति कैसी होगी भी, तो प्रकृति हमने बताई दी थी, सीधी बन रही है और काल्पनिक बन रही है, छोटी बन रही है। यहां से भी हमको पता चल रहा है कि ये जो बन रही है वो काल्पनिक बन रही है
है ना, सीधी बन रही है। ठीक, चलिए, तो भाई ये हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप इसको मैग्निफिकेशन भी इसका निकाल सकते हैं। वहां से m जो आएगा ना वो m पॉजिटिव आ जाएगा, m पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फिर से वही कहेंगे कि भैया आभासी बनेगी है। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, 13वां क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। अभी जस्ट जो मैं डिस्कशन करने वाला था वही डिस्कशन है भाई, इसीलिए मैं यहां पे कर लेता हूं कि अगर एक समतल दर्पण, चूंकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की हम बात करते हैं, यहां पे एक समतल है, उसका आवर्धन +1 है, मतलब m जो आ रहा है ना वो पॉजिटिव ऑफ 1 आ रहा है। मतलब m का मतलब क्या हो गया भाई, v अपॉन जो u का जो मान है ना, ये दोनों ही बराबर होंगे तभी कटेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ये +1 कब आएगा, जब v इक्वल्स टू u हो, मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर हो। तो समतल दर्पण का तो ये गुण ही होता है ना कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। लेकिन ये दोनों के वैल्यू बराबर है तो प्लस हो गया, और सॉरी दोनों के वैल्यू बराबर है तो 1 हो गया। और अगर ये पॉजिटिव ऑफ 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि पॉजिटिव आवर्धन आने का मतलब होता है आभासी। आवर्धन अगर पॉजिटिव है मतलब आभासी है, और अगर 1 है दोनों बराबर है, मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है, या वस्तु की जो ऊंचाई है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो दोनों बराबर है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं HI अपॉन HO इक्वल्स टू भी तो m होता है ना, तो मतलब HI बराबर क्या हो सकता है HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो दोनों का मान बराबर हो, मतलब प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की हाइट। तो समतल दर्पण का तो एक गुण होता है, जितनी हाइट हो उतनी हाइट पे बनती है, जितनी दूरी पर हो उतनी दूरी पर बनती है। तो देखिए प्लस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, तथा 1 से पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार बराबर हैं। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का जो आकार है ये दोनों बराबर है भाई, ये दोनों बराबर होगा तभी 1 आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, आप इसके भी आंसर जो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14th नंबर क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। सिंपल, फिर से गिवन डेटा, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, मतलब अब देखिए भैया अब आर आ गया कितना, 30 सेंटीमीटर। मुझे फोकस नहीं दिया है, इसमें फोकस नहीं गिवन है, आर गिवन है, वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण बना लेते हैं भाई। उत्तल दर्पण मतलब चिकना सतह बाहर, पॉली सतह अंदर। ठीक है, इसका जो ये आर है ये है मेरा 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा गया, मतलब यू की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज, मतलब v ज्ञात कीजिए और आवर्धन ज्ञात कीजिए, यही ना। ठीक, तो पहले तो जरा इसकी साइन कन्वेंशन की बात कर लो। ये जो r होता है ना, r जो होता है, r बराबर होता है भैया ट्वाइस ऑफ f, मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी। मतलब यहां पे होगा फोकस दूरी, तो ये और ये दोनों दूरियां कैसी होती है, बराबर हो जाती है भाई। ये दोनों दूरियां बराबर होने का मतलब ही क्या हो जाता है कि वक्रता त्रिज्या 2 गुणे फोकस दूरी के बराबर, मतलब फोकस दूरी r/2 के बराबर। मतलब अगर यहां पे मैं करता हूं फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा भाई, r/2। मतलब यहां पे अगर फोकस दूरी की बात की जाए तो 30/2, यानी अगर बात करूं तो ये 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आ गया भाई, 15 सेंटीमीटर। अब छोटी सी और बात कर ली जाए तो फोकस दूरी राइट हैंड साइड में है, तो मतलब ये पॉजिटिव, अर्थात ये भी पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहना है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव। अगर मैं बात करता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो ऊपर ही रहेगा भाई, ये पॉजिटिव। अब मुझे ज्ञात करना है, उसकी जरा बात कर लेता हूं मैं। मुझे अब ज्ञात करना है, यहां पे मुझे ज्ञात करना है v, तो भाई 1/f दर्पण है, तो 1/v प्लस 1/u। अब क्या कर दूं मैं, मुझे चाहिए v, तो मतलब 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। चलिए वैल्यू रखते हैं, 1/f, f मतलब 15 है, अब माइनस 1/u, u मतलब 20 है, मतलब माइनस ऑफ 20। एलसीएम, तो भाई 15 और 20 है ना, 60 रख ले, तो 60 दोनों में आ जाता भाई।
तो दोनों का एलसीएम 60, 15 चौके 60, माइनस ऑफ माइनस प्लस, 20 तिया 60, ये आ गया 1/v। मतलब यहां पे मैं अगर बात करूं तो 1/v का मान जो आ गया वो आ गया भैया कितना, 4 + 3 7, 7/7, 15 चौके 60, 20 60, ठीक है 7/60 भाई। तो मतलब जो v आएगा वो आएगा 60/7, 7 से काट देते हैं, ठीक है, तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में चला जाएगा 56 आ जाएगा, 56, 4 बचेगा मतलब कितना हो जाएगा 40, तो 7 पंजे 35, ठीक है, तो 8.5 करीब v बराबर 8.5, और भी आगे आ सकता है तो मैं एक ही डिजिट ले रहा हूं, v बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो इससे प्रतिबिंब बनता है वो कहां भाई, 15 सेंटीमीटर के तो अंदर ही बनना चाहिए था, कारण भी है ना, ये देखिए एक किरण जो जाती है वो ऐसी होकर के जाएगी, ये पहुंच गई क्योंकि यहीं से जाएगी यहीं लौट आएगी, दूसरी किरण जो जाती है वो ऐसी सीधी जाती है और मुझे प्रतीत होती है कि इस फोकस से आ रही है, ये बाहर निकल गई, अर्थात यहां पे ये दोनों के जो कटान बिंदुओं से जो मिला है वही है प्रतिबिंब, यानी ये जो बना ये बना प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब जो है ये यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी कहां गई भाई, ये 15 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज जो बनेगी ये जो दूरी आएगी, ये दूरी तो छोटी ही आएगी ना, ये जो v का मान है वो कितना आ गया 8.5, छोटा ही आएगा, सही है भाई। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी 8.5। अच्छा प्रकृति क्या है, तो प्रकृति और साइज के लिए जरा आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर मुझे पता है क्या होता है भाई, HI/HO, या फिर कहूं तो V/U। तो यहां पे जो वैल्यूज है रख लेता हूं मैं, HI की वैल्यू कितनी है भाई, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है, HO की वैल्यू 5, V, अच्छा ये जो है ये दर्पण है तो भैया ये माइनस भी आएगा, है ना, फॉर्मूले में ही एक माइनस आएगा, तो V का मान कितना हो जाएगा भाई, तो V का मान यहां पे आया हुआ है मेरा 8.5 अपॉन U का मान कितना है भाई, तो माइनस ऑफ 20, तो एक माइनस फॉर्मूले में और एक माइनस यहां पे माइनस ऑफ 20, यानी इसका तिर्यक गुणा अगर मैं करूं तो मुझे तिर्यक गुणा में क्या मिल जाएगा भाई, ये इधर चला जाएगा ये इधर, मतलब HI = तिर्यक गुणा करूं 5 × 8.5 बटा में माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस 20। अब ये कितना आ गया देखिए, तो ये 5 के 20, 4 से इसको काट देता हूं मैं, तो 4 दूना 8, 10.5 आया, तो 4 एकम 4 है ना, 1 बचेगा 10, तो मतलब 4 दूनी 8, 2.12, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज आई वो आई प्लस 2.12, ये आ गई हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज कैसी बनेगी भाई, छोटी बननी चाहिए। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये था, तो हाइट ऑफ इमेज जो आई है, हाइट ऑफ इमेज देखिए HI कितनी आई, ये आ गई 2.12 सेंटीमीटर। देखिए मैंने क्या बताया, छोटा आएगा, ये देखिए छोटी तो बनी, ये इमेज जो बनी है छोटी। अच्छा अब फिर बारी आती है भाई यहीं पे एक और छोटी सी लाइन लिखने की, तो मैं उसको भी लिख लेता हूं, चूंकि यहां पे जो m है, m कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव m आने का मतलब क्या होता है भाई, जो प्रतिबिंब बनी है वो कैसी बनी है, आभासी, और जब आभासी बनेगी तो हमेशा सीधा बनेगा, आभासी हम सीधा, और ये HI बता रहा है कि एक ऐसा बंदा भाई ये छोटा। तो चलिए भाई जो इन्होंने पूछा सब कुछ बता दिया कि भाई प्रकृति क्या होगी, साइज क्या होगी, सब बता दिया। आसान है ये भी, आप इसके भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसमें नयापन क्या आया, तो नया यही आया है कि यहाँ पे ये एक टर्म, ये एक हाईलाइटेड टर्म यहाँ पे रही, इसको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया गया, R का मान दिया गया है और मुझे फोकस निकालनी है, इसके बाद कैलकुलेट करना है। तो चलिए आप इसके भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कह रहा है भाई कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन में भी फिर से वही बात है कि ये कहने के तरीके बदले हैं और कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। आइए देखिए 7 सेंटीमीटर साइज, साइज मतलब क्या भाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, मतलब फोकस दूरी अवतल दर्पण का कितना दे दिया गया भैया 18 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो चलिए बना भी लेते हैं।
अवतल दर्पण मतलब क्या भाई, ये अंदर का साइड रिफ्लेक्शन का होगा, तो मतलब कोई भी लाइट बीम अगर आएगी तो वो कहां से होती हुई जाएगी भाई, फोकस से। यानी इसका पोल यहां पर है तो फोकस किधर दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पोल से जो भी वैल्यू मिलेगी, ये फोकस है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी वो सब कैसी होती है भाई, तो वो सब होती है हमारी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा भाई, ऊपर है ना तो पॉजिटिव ही होगा। किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर रखिए, क्या रखी है, बिंब। बिंब मतलब भैया ऑब्जेक्ट, मतलब यू कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर, और वो भी किसका, नेगेटिव का। कैसे पता, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट ही रखा जाएगा। दर्पण के पीछे कुछ रखूंगा तो इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी ना। दर्पण के पीछे भैया कैसे इमेज बन सकती है ना, उधर तो पॉलिश है ना, पेंट किया हुआ है। चलिए तो अब क्या बात कर ले भाई, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब फोकसित होने का मतलब होता है भैया सीधा कि दर्पण पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। तो इस केस में मुझे देखने को मिल रहा है कि भाई 18 है और ये 27 है ना। तो मतलब जो वस्तु रखी गई है ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, यहां पे सेंटर इसके बीच में। वस्तु जो रखी गई है वो कहां रखी गई है, बीच में, किसके, फोकस और सेंटर के। ठीक है, फोकस और सेंटर के अगर बीच में रखी गई है वस्तु, तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी। मतलब पर्दा रखने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब कहां बनेगी, ये ज्ञात कर दीजिए। वी ज्ञात करना है भाई, ये जो कह रहे हैं ना पर्दा स्पष्ट फोकस, मतलब वी ज्ञात करना। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, उसकी साइज ज्ञात करनी और प्रकृति। तो भाई पहले तो वी निकालें, फिर अपन बात कर सकेंगे आगे की। तो वी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फिर से ये दर्पण है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस में माइनस होता है, दर्पण प्लस, v चाहिए, तो यहां से 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। इसको इधर ला दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या कर दूं भाई, तो अब मुझे यहां पे वैल्यूज रखनी है, तो 1/f, f मतलब -18, ये हो गया भैया -18, माइनस 1/u मतलब -27। ठीक है, तो 27 दूना 54, अगर 18 से भी लूं तो 54 कट जाएगा, 54 ले लो तो एलसीएम, 18 दून 36, 18 3 54, -3, ये माइनस और माइनस प्लस, 27 दूना 54। ठीक है, तो 1/v। अब मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है 1/v इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, -3 + 2 मतलब -1/54, यानी 1/v इज इक्वल्स टू 1/54, किसका, माइनस का। ये 3 बड़ा है ना, तो मतलब इससे समझ में आता है v जो आया वो आ गया -54 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगी वो भी किधर बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनेगी। और अगर अब हम बात कर लेते हैं, जरा मैग्निफिकेशन की, आवर्धन की, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू म्यू, m इक्वल्स टू I/O। I मतलब भैया HI/HO, V/U, लेकिन दर्पण है तो नेगेटिव एक चिन्ह आएगा। तो भाई HI/HO करिए, HI मतलब निकालना है, तो भैया HO का मतलब करें तो 7, ये हो गया भैया 7 बराबर V मतलब भाई, V मतलब -54, और U मतलब माइनस ऑफ -27। ठीक है, तो क्या देखने को मिल जाता भाई, तो यहां पे मुझे देखने को मिल जाता है कि अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये मुझे मिल गया, ये देखिए तिर्यक गुणा कर देता हूं, HI बराबर 7 × 54 है ना, ये माइनस का, एक माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस नीचे आ गया क्या, 27। तो 27 दूना क्या हो जाएगा भाई, तो 27 दूना 54, 27 दूना 54 मतलब 7 दूनी 14, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आ गई वो कैसी आ गई भाई, माइनस में, -7 दूनी 14। अब बताइए, ये दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट कैसा भाई, 7 सेंटीमीटर का, इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है, यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनेगी। यहां पे क्या दिख रहा है, आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब, क्यों, क्योंकि बड़ी बनी है ना, ये 14 सेंटीमीटर हाइट है उसकी साथ ही। अब एक और बात, नेगेटिव बनी है मतलब नीचे बनेगी, है ना। m जो है, m का मान जो है वो कैसा है भाई, नेगेटिव, m का मान नेगेटिव आया, इसका मतलब कैसा होगा, इसका मतलब है वास्तविक एवं उल्टा। m का मान नेगेटिव मतलब वास्तविक बनेगी प्रतिबिंब, और उल्टा बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा था तो सीधा और काल्पनिक हो रहा था, तो नेगेटिव आएगा तो वास्तविक और उल्टा। ये हो गया भैया खत्म, ये भी ठीक है, आसान है। ठीक है,
देखने से ही लग रहा है भाई बहुत ही आसान है। चलिए तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट रखिए, आई होप आपने रख लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर। तो देखिए ये मुझे पता है भाई, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। और यहां पे कहा जा रहा है कि लेंस की जो क्षमता है वो -2 डायोप्टर है। तो अगर मैं चेंज करता हूं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, तो f इज इक्वल्स टू 1/p। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है भाई कि -2, तो चलिए f इज इक्वल्स टू रख देता हूं 1/-2। ठीक है, f इक्वल्स टू क्या हो गया 1/-2, ठीक है, डायोप्टर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसलिए, तो मैं अगर इसको सेंटीमीटर में करता हूं तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 100/-2, काट दीजिए 50, मतलब f इज इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, -50 सेंटीमीटर का मतलब फोकस जो होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव किस लेंस का होता है ना? तो ये नेगेटिव होता है मेरे अवतल लेंस का। ये किसका नेगेटिव होता है भाई? अवतल का। कारण ये देखिए, ये रहा मेरा अवतल लेंस, यहां से जो भी प्रकाश जाएगी ये बाहर चली जाती है, तो ये मुझे प्रतीत होता है कि यहां से होती हुई आ रही है ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से इसका फोकस किधर है? माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये अवतल लेंस है भाई। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाता है। आप इसके भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ठीक है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता की संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या लेंस, निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी? ठीक है, मतलब ये कितना है भाई? कोई डॉक्टर 1.5 प्लस में है ना, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला है भाई, क्या भाई? फोकस इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/पावर। ठीक है, तो फोकस f इज इक्वल्स टू 1/1.5, ठीक, डायोप्टर। अब इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 100/1.5। ठीक है ना, इसको अगर हटा देता हूं तो ऊपर लगा दो एक और 10। अब इससे इसको काट देते हैं। ठीक है, तो 15 से अगर इसको कैंसिल करते हैं, तो 15 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा भाई? तो 15, 30, 45, 6 बार में 90 है ना। वापस से कितना बचेगा भाई? तो 90, 10 बचा, फिर से भाई 6 बार में 90 यानी 66। ठीक है, यानी 6.66 करके 66.6 इतना जो बनेगा, ये फोकस हमारा बन जाएगा भाई। ठीक है ना, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे किसका? उसकी जो है फोकस दूरी को। तो चलिए भाई लिख लेते हैं, ये है ना 66.6, इसको भी काट देते हैं, है ना, पूरा तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। वैसे 6.66 आ रहा है, 10 इसको भी ले लिया, तो मतलब ये किसका है भाई? ये प्लस का है, यानी फोकस जो है 66.66 सेंटीमीटर है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है ये फोकस दूरी पॉजिटिव कौन से लेंस की होती है? तो भाई अगर ये उत्तल लेंस होगा तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब भाई क्या हो गया? ये देखिए फोकस पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा होगा? कन्वर्जेंट लेंस होगा भाई, है ना। ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। ये होगा हमारा कन्वर्जेंट लेंस। पॉजिटिव है तो कन्वर्जेंट, और नेगेटिव होता तो डाइवर्जेंट। तो भाई यहां पे हमारा ये समाप्त हो जाता है, हमारा जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो पूरे। देखा आपने कितना आसान था और कितनी आसानी से बनता चला गया, क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर रखी है हमारे साथ में, तो बहुत ही आसान होता चला जाएगा भाई। तो अब आगे के लिए क्या करना है, और चैप्टर्स के लिए क्या करना है, और सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, तो आपको अपने सर्च बॉक्स में डालना है magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से कोर्सेस मिल जाते हैं, जिनमें से आप अगर चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को, यूपी बोर्ड को, ओलंपियाड या एनटीएससी की प्रिपरेशन करें तो इसे, या फिर आप अगर अपने आप की इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, तो भैया स्पोकन इंग्लिश को। सिमिलरली आप सीबीएसई हिंदी मीडियम को है, टैप किया आपने, आपके क्लासेस ओपन हो जाती हैं। क्लास 10th पे ओपन करते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं यहां पे, जहां पे आप वॉच नाउ को क्लिक करके अपने सारे ही चैप्टर्स को एक साथ देख सकते हैं।
जैसे आप उसको ओपन करते हैं, जैसे आपके सामने एक चैप्टर ओपन होता है, तो उसी फोल्डर के अंदर आपको उसके कंसेप्ट वीडियोज, आपके उसके वन शॉट वीडियोज, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। आप जैसे टैप करते हैं वहां पे आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज यहीं से नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है 6 to 12 की फ्री एजुकेशन। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अगले सेशन में अगले कुछ पॉइंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।